इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी पर आपने बताना उचित नहीं समझा भाई साहब। नीतू, मैं तुम लोगों को फिर से उसी मुसीबत में नहीं घसीटना चाहता था। अनीता मेरी बेटी है भाई साहब। आप ये बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं? आपको किसने हक दिया उसकी ज़िंदगी के साथ खेलने का? नीतू ने एकदम चुप जाने वाली बात अपने भाई साहब विनोद से कही तो उनके मुंह से फिर कोई जवाब नहीं निकला। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि उसे चंदनपुर बिना हम लोगों के मत जाने दो, पर आपने उसकी ज़िद के आगे मेरी एक ना सुनी। नीतू ने अपने पति राजेश को ताना देते हुए कहा। उसकी छुट्टियां थी इसलिए मैंने उसे मना नहीं किया था, लेकिन मुझे क्या पता थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। राजेश ने जवाब दिया, तुम लोग परेशान न हो, हमने बाबा जी को बुलवा भेजा है, वो आते ही होंगे। नीतू की भाभी ने नीतू को थोड़ी राहत दी तो वो पास की चरपाई पर बेहोश पड़ी अपनी बेटी अनीता के पास बैठ गई और उसके माथे को सहलाने लगी। अनीता एकदम सचेत चारपाई पर सीधी सीधी पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने जैसे ही उसके माथे को सहलाना शुरू किया, एक अलग प्रतिक्रिया अनीता के अंदर होने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थीं, पर उसने धीरे धीरे हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी को देखकर सब भौंचक्का रह गए। नीतू कुछ बोलती इससे पहले अनीता की हंसी और तेज हो गई और हंसते हंसते कहने लगी, कैसी हो नीतू? इतना सुनकर नीतू डर के मारे चरपाई से उठ खड़ी हुई। उसके पसीने छूट गए, पर अनीता अभी भी आंख बंद किए हुए हंस रही थी। अचानक हंसते हंसते वो जोर जोर से रोने लगी। नीतू हिम्मत करके फिर उसके पास बैठ गई और खुद भी रोने लगी। राजेश ने नीतू को चुप कराया, मगर अनीता पर उसका कोई बस नहीं चला। सब सहमे और डरे हुए पास में खड़े थे कि तब तक नीतू के चाचा जी बाबा जी को लेकर आ गए। उन्होंने अनीता के पास खड़े सभी लोगों को दूर हटने को कहा और बिना कुछ बोले चुपचाप उसके सिरहाने बैठ गए। सूरज डूब चुका था, रात की पहर शुरू हो चुकी थी। गांव पड़ोस में सन्नाटा हो चुका था। इक्का दुक्का लोग अनीता के हाल देखने के लिए आए हुए थे। बाबा ने अपनी कमीज से एक ताबीज़ निकाला और अनीता के बाजू पर बांध दिया। 4-5 नींबू लिए और एक अजीब सी धुनी उसकी चारपाई के आसपास सुलगाने लगे। सभी चुपचाप खड़े उनके इस कारनामे को देखे जा रहे थे। नीतू दूर खड़ी अपनी बेटी को देखकर सिसकियां भर रही थी। बाबा पुन उसके सिरहाने बैठ गए। अनीता अभी भी आंख बंद किए हुए थी और पूरी तरह से पसीने में तरबतर थी, पर होंठ चल रही थी जैसे वो कुछ कह रही हो। बाबा उसके पास अपना मुंह ले गए और कुछ पढ़ने लगे। बाबा जी कुछ पढ़ ही रहे थे कि अनीता की चलती होंठें रुक गईं और एक अजीब सा चेहरा बनाकर वो फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अजीबोगरीब हंसी देखकर कुछ लोग हैरान रह गए। हंसते हंसते वह उठकर बैठ गई। घुटने में उसने अपना चेहरा छुपा लिया और एकदम खामोश हो गई। बता, क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहा है? इससे क्या चाहता है, बता? बाबा जी ने पूरी दृढ़ता से पूछा, पर अनीता ने एक लफ्ज ना बोला। चुप क्यों है? जवाब दे, क्यों परेशान कर रहा है इस बच्ची को? बाबा जी के लहजे में गुस्सा था इस बार बिना घुटनों से मुंह उठाए अनीता बोली, आज सालों बाद मुझे इसमें अपनी नीतू नजर आई थी, इसलिए मैं चला आया। अनीता के अंदर बसे शैतान ने जवाब दिया, वो नीतू तुम्हारी नीतू नहीं, अनीता है। तुम्हारी नीतू तुम्हारे साथ उसी कुएं में जान देकर मर गई थी। बाबा को उस शैतान के साथ हुए सारे हादसे के बारे में पता था, इसलिए अपनी जानकारी के अनुसार उन्होंने सटीक जवाब दिया। पर शैतान ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी और इतनी निडर थी कि आसपास खड़े लोग भी डर गए। हंसते हंसते उसने बाबा की बात का जवाब दिया, ये मेरी नीतू है और मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। घर की लाइट तो पहले से ही गई हुई थी, चिराग भी सारे एक एक करके बुझ गए। सबके अंदर हलचल पैदा हो गई। सब डर के मारे सहम गए। तभी दरवाजे के खट से खुलने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश ने जल्दी जल्दी अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाकर रोशनी कर दी। रोशनी की चमक में नीतू ने चारपाई पर नज़र दौड़ाई तो उसकी चीख निकल गई। उसकी डरी हुई आवाज़ सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबने चारपाई पर नज़र दौड़ाई तो सबके होश उड़ गए। चारपाई खाली पड़ी थी, चारपाई पर कुछ भी नहीं था। अनीता, मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी बच्ची? नीतू ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। देखो, किसी कमरे में छुप गई होगी जाकर, बाबा ने बताया तो सब जल्दी जल्दी कमरे की तलाशी करने के लिए चल दिए। बस सबकी जुबान पर एक ही जवाब था, कमरे में कोई नहीं है। ये सुनकर बाबा जी भी थोड़ा सहम गए।
बाबा मेरी बच्ची, कहाँ गई मेरी बच्ची? नीतू रो रो कर बाबा जी से पूछने लगी। वो उसे अपने साथ उसी पुराने कुएं पर ले गया होगा, बाबा ने जवाब दिया। क्या? राजेश ने आश्चर्यजनक शब्दों में कहा। बाबा जी ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे मेरी अनीता चाहिए। नीतू जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें जल्द से जल्द कुएं पर पहुंचना चाहिए, बाबा जी ने उचित राय दी। रात काफ़ी हो चुकी थी, चांद की रोशनी भी छिप कर बैठी हुई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में पुराने कुएं तक जाना मौत को दावत देने के बराबर था। वो इलाका इतना वीरान और सुनसान था कि दिन में भी उधर किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। पर अनीता की ज़िंदगी का सवाल था, जिसे मद्देनज़र रखते हुए राजेश, बड़े भाई साहब, चाचा जी और बाबा जी कुएं की तरफ चल दिए। कुआं गांव से दूर महुए वाली बाग में था। कोई रोशनी नहीं थी। खेतों को पार करते हुए चारों लोग महुए वाले बाग की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। राजेश ने हाथ में मोबाइल की टॉर्च थाम रखी थी और चाचा जी एक लालटेन लिए आगे चले जा रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। पास के खेतों से सियार की रौने हूँ हूँ जारी थी उनकी। सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बाबा जी कुछ पढ़ते हुए लंबे लंबे कदमों से बढ़ते चले जा रहे थे। बाग से थोड़ी दूर पहले बाबा जी के कदम अचानक रुक गए। क्या हुआ बाबा? राजेश ने पूछा। वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलेगी। कुछ बातें हैं जिन्हें आप लोग ध्यान कर लें, बाबा जी ने सचेत करते हुए बोले। कैसी बातें? भाई साहब ने पूछा। जुम्मन चाचा की लड़की के मरने के बाद वो कुआं पिछले साल पूरी तरह से तंत्र मंत्र से बंद कर दिया गया था, पर उस जालिम की रूह यहीं बाग में रह गई थी। अनीता भूले भटके यहाँ महुआ लेने आ गई थी, जिसकी खुशबू उसे उसकी नीतू जैसी लगी, जिसका वो आशिक हो गया था। तो ध्यान रहे वो इधर उधर बाग में ही होगा। हमें उसे पूरे बाग में ढूंढना है, सिर्फ कुएं पर ही नहीं, क्योंकि कुएं में एक जान या कोई एक मौत नहीं हुई है। ऐसी बहुत सी रूहें इसमें रहती हैं, तो उस कुएं से थोड़ा दूर ही रहना। इतना कहकर बाबा जी बाग में प्रवेश कर गए। उनके कदमों के चिन्हों को पीछा करते सभी चल दिए। थोड़ा ही बढ़ना हुआ था कि किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ सुनते और देखते जाना है। बाबा की बात का पालन हुआ। सभी चुपचाप आवाज़ की तरफ चल दिए। रोने की आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक होती जा रही थी। कुएं के पास से गुजरने पर बाबा जी ने सबको इशारे से दूर बने उस कुएं का संकेत दिया और फिर चलने लगे। थोड़ा बढ़ना हुआ कि चाचा जी की लालटेन की लपटें कम पड़ने लगी थीं। अब इस लालटेन को क्या हुआ? भाई साहब ने कहा। आप लोग टॉर्च के सहारे आगे बढ़िए, मैं लालटेन को सही करता हूँ। चाचा जी की बात मानकर सब लोग आगे चल दिए। दबे पाँव वो लोग उस रोती हुई आवाज़ की तरफ चलते चले जा रहे थे। चाचा जी काफ़ी पीछे छूट चुके थे। वो लालटेन को सही करने में लगे थे कि तभी उनकी एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ चाचा जी? पीछे से आई किसी लड़की की आवाज़ सुनकर चाचा जी का गला सूख गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। पूरी हिम्मत करके वो पीछे मुड़े तो देखा पीछे कोई नहीं है। गले में डर का पानी घूटते हुए वो उठ खड़े हुए। अंधेरा काफ़ी था, ज़्यादा दूर देख पाना भी संभव न था। लालटेन की रोशनी से सिर्फ खुद का चेहरा देखा जा सकता था। हिम्मत करके वो अपने चारों ओर देखने लगे कि तभी फिर से वही आवाज़ आई। क्या हुआ अमोद जी? इस बार आपने नाम सुनकर उनके होश उड़ गए। डर के मारे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बिना कुछ बोले बाबा जी की तरफ चल दिए। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जैसे ठीक उसके कदमों के पास डर के मारे उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर तीनों लोग दौड़कर उनके पास आ पहुँचे। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बाबा ने आते ही पूछा। मुझे किसी ने आवाज़ दी थी, मेरा नाम लिया और फिर रोने लगा, चाचा जी ने खड़ाते हुए आवाज़ में जवाब दिया। कोई कुछ और पूछता, वो रोने की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। सब सहम गए। बाबा ने ध्यान दिया तो पता चला आवाज़ शायद कुएं से आ रही थी। सब जल्दी जल्दी दौड़कर कुएं तक पहुँचे। सब ने कुएं पर ध्यान लगाया तो पता चला कि ये तो अनीता की आवाज़ है। कोई है? पापा मुझे बाहर निकालो। कोई सुन रहा है? ये मेरी बेटी की आवाज़ है, राजेश ने जवाब दिया। बेटा मैं आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। राजेश कुएं के अंदर आवाज़ पहुँचाना चाह रहे थे। बाबा जी कैसे भी करके मेरी बेटी को बाहर निकालो, राजेश ने बाबा से कहा। ये कैसे हो सकता है? कुआं तो पूरी तरह से बंद है, वो अंदर कैसे जा सकती है?
बाबा ने जवाब दिया। तो कुछ पल के लिए सब सोच में पड़ गए। मैं कुछ नहीं जानता, आप कैसे भी करके मेरी बेटी को बाहर निकालो, राजेश फरियाद करने लगे। पर ये कुआं खुलेगा कैसे? भाई साहब ने पूछा। पापा जल्दी करिए, मुझे डर लग रहा है। अंदर से अनीता की फिर आवाज़ आई। बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो, राजेश विनती करने लगा था। तुम कैसे भी करके इसे तोड़ने की कोशिश करो, मैं तंत्र मंत्र जाप करता हूँ। बाबा जी ने उपाय बताया और कुएं के चारों तरफ मंत्र तंत्र जाप करने लगे। राजेश ने इधर उधर नज़र दौड़ाई। एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा ठीक उसके पीछे पड़ा हुआ था। चाचा जी ने लालटेन को एक तरफ रखा और भाई साहब के साथ मिलकर उस लट्ठे को उठाया। बाबा जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे। तीनों मिलकर उस लट्ठे से कुएं की दीवार पर चोट करने लगे। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद कुएं की दीवार टूट गई। राजेश ने अंदर झांक कर आवाज़ लगाई, अनीता बेटा तुम डरना नहीं, मैं आ गया हूँ। अंदर से कोई पहल नहीं हुई। अनीता, राजेश ने फिर एक तेज़ आवाज़ लगाई। पहल फिर भी कोई नहीं हुई। जब कुछ पहल नहीं हुई तो सबने एक साथ कुएं में आवाज़ लगाई, पर इस बार भी कोई जवाब ना आया। तभी अचानक किसी के तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ पूरी बाग में गूंजने लगी। सब डर के मारे कांप गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था कि तभी राजेश का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा तो नीतू ने उसे फ़ोन किया था। उसने लपक कर फ़ोन उठाया। हाँ हेलो जी, आप लोग वापस घर आ जाइए, अनीता मिल गई है, पुराने वाले कमरे में छिपी बैठी थी और अभी एकदम ठीक है। ये क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? राजेश की आवाज़ में पूरी तरह से डर था। वो कुछ और बोलता इससे पहले फिर एक आवाज़ उनके पीछे से आई। पापा ने कुआं खोल दिया। इतना कहकर कोई फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आवाज़ अनीता की ही थी, जिसे सुनकर राजेश के होश उड़ गए। उनके हाथ से मोबाइल छूट कर ज़मीन पर जा गिरा। अपनी ज़िंदगी में झांकने का और इन चोरों जैसे मकोरस्तों को वारदात अंजाम देने का। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद।